हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 9 से लिया गया है, इसके हम लोग चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर 5 का नाम है कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बना चुके हैं और ये जो मेरा वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर आपने इससे पहले हमारे तीनों पार्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद ये पार्ट 4 वाले वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और हाँ, हमने इस नोट्स के PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। हमने पिछले जो वीडियो बनाया था, जो पार्ट 3 वीडियो था, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसका टॉपिक था अकाल एवं अन्य संभावित प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें था। उसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो हम लोग आज जो कंप्लीट करेंगे वो इसके नोट्स को कंप्लीट करेंगे और आगे जो अनाज के उपलब्धता के कितने घटक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड के प्रकार, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये वीडियो के बाद हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सरकार के सकारात्मक कदमों के कारण 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम के विपरीत होने की स्थिति में भी अकाल की स्थिति नहीं आई। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार ने जब हरित क्रांति प्रारंभ किया था, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद अगर मौसम में कोई विपरीत स्थिति आती थी, कभी बाढ़ आती थी, तो उसके कारण अकाल की स्थिति कभी नहीं आई। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनाज की उपलब्धता के मुख्य 2 घटक हैं। घटक का मतलब होता है रचने वाला या बनाने वाला, यानी कि अनाज की उपलब्धता को बनाने के लिए, उसको स्टॉक रखने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग सरकार करती है। एक करती है बफर स्टॉक और दूसरा करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो फर्स्ट जो क नंबर है वो है बफर स्टॉक। आखिर बफर स्टॉक होता क्या है? आखिर जो ये सरकार है वो बफर स्टॉक क्यों बनाती है? सरकार खाद्यान्न का बफर स्टॉक क्यों बनाती है? इसलिए बनाती है क्योंकि जो बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में जो बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। यानी कि जो बाजार का कीमत है उससे कम कीमत पर अनाज दिया जाता है। इस कीमत को हम लोग निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह जो है खराब मौसम में या फिर जब आपदा आती है उस समय अनाज की कमी की समस्या को हल करने में भी ये बफर स्टॉक मदद करता है। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI कहा जाता है, के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल को सरकारी भंडार में सुरक्षित रखा जाना है। ठीक है। जो भारतीय जो खाद्य का मतलब हमने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि खाद्य का मतलब अनाज होता है। तो यानी कि अनाज में आ गया आपका गेहूं, चावल, ये सभी को सरकारी भंडार में सुरक्षित रखा जाता है। और भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। यानी कि जो भारतीय खाद्य निगम है वो जो उत्पादन वाला जो राज्य है वहाँ जो राज्य में किसानों से क्या लेता है तो गेहूं और चावल खरीदता है और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही वह कीमत दे देता है। यानी कि किसानों को एडवांस में ही वो कुछ पैसे यानी कि कीमत दे देता है और जब उसकी जब फसल होती है, जब वो गेहूं और चावल उपजा है तो उसे वो स्टॉक में खरीद कर उसे स्टॉक में रख देता है।
नेक्स्ट है, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। यानी कि किसान क्या करते हैं, जो सरकार क्या करती है कि पहले से ही गेहूं और चावल अगर कोई किसान उपजा रहा है तो उसके लिए पहले से ही वो किसानों से पहले ही वो बुकिंग कर लेता है सरकार, और जब अनाज होती है तो सरकार उससे खरीद लेता है पूरी तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट है, खरीदे हुए अनाज सरकारी खाद्य भंडारों जैसे भारतीय खाद्य निगम में रखा जाता है। यानी कि जो अनाज सरकार खरीदती है उसे कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, भारतीय खाद्य निगम में। और यहाँ पे सुरक्षित रखने के बाद उसको किस समय के लिए इसमें सुरक्षित रखा जाता है, तो जब हमारे बिहार हो या कहीं भी बाढ़ आए, अकाल पर होती है, तो उस समय इस खाद्य भंडार से ही अनाजों को लोगों के पास वितरित किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय खाद्य द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, यानी कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार क्या करती है कि जो अनाज को जो लेती है वो अनाज को क्या करती है, राशन दुकानों के माध्यम से वो क्या करती है, गरीब के, समाज के जो कुछ गरीब वर्ग हैं, जो जिनके पास सही रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वैसे गरीब व्यक्तियों को वो अनाज वितरित करती है। जब बाढ़ के समय, जैसे अभी हम लोगों का, जैसे में अभी कोरोना काल के समय सरकार सभी लोगों को अनाज वितरित कर रही है, तो आखिर वो अनाज कहाँ से वितरित कर रही है, तो सरकार जब तक स्टॉक में अनाज नहीं रखी हुई है तब तक सरकार कैसे वितरित कर रही है। तो वैसे ही सरकार क्या करती है, जो जब स्थिति दयनीय हो जाती है, कहीं भी किसी भी देश या राज्य की स्थिति दयनीय हो जाती है, उस समय अनाजों को लोगों के द्वारा यानी कि जनता के पास सरकार पहुंचाती है, यही स्टॉक के लिए, इसीलिए जो है अनाज को स्टॉक में रखा जाता है। जहां से वे खाद्यान्न वितरित करती है उसे हम राशन की दुकान भी कहते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं और राशन की दुकान से क्या करते हैं, अनाज को लेते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों तथा शहरों में राशन की दुकानें हैं। तो राशन की दुकानें कहाँ कहाँ पे है, तो क्षेत्रों में, गांवों में, कस्बों क्या होता है, यानी कि नगर से छोटी और गांव से बड़ी बस्ती, यानी कि मानिए कि एक छोटा शहर या नगर को हम कस्बा कहते हैं, तो या शहर में भी राशन की दुकानें हैं। नेक्स्ट है, देश भर में अभी लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं। उसके बाद है, राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। यानी कि खाद्यान्न में क्या होता है, तो चीनी मिलता है, अनाज मिलता है और मिट्टी के तेल भी मिलता है खाद्यान्न से। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, यानी कि बाजार की जो कीमत होती है उससे कम कीमत पर बेचा जाता है। नेक्स्ट एक नोट है, राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। जैसे में राशन की दुकान का मतलब, जैसे में कोटा जो हम लोग अभी बोलते हैं कि कोटा से चावल लाना है, वही राशन की दुकान उसी को भी कह रहा है। तो वहाँ से हम लोग कोटा से क्या करते हैं, चावल खरीदते हैं, उस क्या मिलता है हमें, जो दुकान की जो कीमत होती है उससे कम दाम पे हमें मिलता है। तो सरकार क्या करती है, प्रति माह 35 किलोग्राम सरकार क्या करती है, अनाज देती है, 5 लीटर मिट्टी का तेल देती है और 5 किलोग्राम चीनी भी सरकार देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक नोट है, सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है
क्योंकि समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है और जो हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में आपको बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है राशन कार्ड के प्रकार। तो कितने प्रकार के राशन होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, जिसे AAY कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया अंत्योदय, ए से अन्न, वाई से योजना, तो अंत्योदय अन्न योजना। सेकेंड नंबर में है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए गरीब रेखा वाला कार्ड, जिसको हम लोग BPL कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो BPL का फुल फॉर्म हो गया, B से हो गया बिलो, P से हो गया पोवर्टी और L से हो गया लाइन, यानी कि बिलो पोवर्टी लाइन। इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है और जो अंत्योदय कार्ड का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, यानी कि पीला रंग होता है। और BPL का लाल रंग का कार्ड बनता है। और तीसरा नंबर में है अन्य लोगों के लिए गरीब रेखा से ऊपर वाला कार्ड, जिसको APL कहते हैं। APL का फुल फॉर्म हो गया एवब, A से एवब, P से पोवर्टी और L से लाइन। और इस कार्ड का जो कलर होता है वो वाइट कलर, यानी कि उजला रंग होता है। ठीक है, तो जो अंत्योदय जो कार्ड होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट में जो देखे थे AAY, अंत्योदय जो कार्ड होता है वो अत्यधिक गरीब परिवार के लोगों को बनाकर दिया जाता है और जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। और जो अंत्योदय जो कार्ड होता है उसका रंग हमने पहले ही बताया, उसका रंग आपको पीला होता है। उसके बाद में सेकेंड नंबर में था आपका BPL कार्ड। तो BPL कार्ड जो होता है यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बनाकर दिया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से जो भी लाभार्थी है उसको 35 किलो राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलता है। और गेहूं जो मिलता है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल जो मिलता है वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सरकार चावल देती है। ठीक है, और जो आपका अभी APL जो अभी दिखा रहे हैं, APL जो ये जो राशन कार्ड होता है समृद्ध, यानी गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जो व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं वैसे परिवार को ये कार्ड दिया जाता है। फिर भी इस कार्ड को भी राशन के रूप में कुछ मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में राशन कार्ड की शुरुआत। तो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में अकाल के समय 1940 के दशक में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे पहले राशन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो बंगाल में। कब हुई थी, तो 1940 में जब अकाल पड़ा था बंगाल में, उस समय राशन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो चलिए, सरकार ने राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी और इसके बारे में भी हमने जो चैप्टर 3 जो था हम लोगों का गरीबी, उसमें हमने राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसका पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, तो 14 नवंबर 2004 को। ठीक है, जो पिछड़ा हुआ जिला था वो 150 पिछड़े हुए जिलों में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे है, यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है। ठीक है, और ये किसके लिए है, तो ग्रामीण गरीबों के लिए, जिसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो रोजगार की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, इसे 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और राज्यों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता रहा है। यानी कि राज्यों को क्या बिना पैसे का अनाज उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट एक नोट है,
जिला स्तर पर कलेक्टर शीर्ष अधिकारी हैं और उन पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वय और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट एक नोट है, 2004-05 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज की अतिरिक्त 2020 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिसका जो उद्देश्य था 2004-05 तक, इसमें 20 लाख टन अनाज भी उपलब्ध करना था और 2020 करोड़ रुपए नियत लागत भी इस पे रखे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई है। ठीक है, तो अंत्योदय योजना के तहत क्या चीज किया गया? तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसमें आने वाले जो भी निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार है, 1 करोड़ लोगों को पहचाना गया था कि 1 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं। उसके बाद में राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण द्वारा चुना गया। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। ठीक है, अंत्योदय योजना के तहत की बात कर रहा है। और अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। यानी कि पहले जो था 25 किलोग्राम चावल अनाज देने का बात किया गया था, लेकिन 2022 में यह बढ़कर 35 किलो चावल, यानी कि अनाज, चावल नहीं, अनाज में आपका गेहूं और चावल दोनों आ जाएगा, तो अनाज कर दी गई है। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। तो जून 2003 और 4 में क्या किया गया? तो 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल कौन सा था वो बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही। इसका हमने आपको याद होगा, हमने इसका फुल फॉर्म भी बताया था, बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि यह जो है कार्ड गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बनाकर दिया जाता है और बीपीएल का जो कलर होता है वो इसका जो कार्ड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, यानी कि लाल रंग का होता है। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। यानी कि जो अंत्योदय अन्न योजना में लगभग कितने परिवार आने लगे? तो 2 करोड़ से भी अधिक लोग इसमें आने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। इसका पॉइंट है, देश के दक्षिण और पश्चिम भागों में गैर सरकारी संगठन और सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आपको याद रखना होगा कि जो गैर सरकारी संगठन भी जो है हमारे देश में दक्षिण में और पश्चिम भागों में भूमिका निभा रही है। किसके लिए? तो खाद्य सुरक्षा के लिए, यानी कि अनाजों की सुरक्षा के लिए। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। तो जो कुछ ऐसे भी दुकान है जो निर्धन परिवारों को अनाज देने के लिए, अनाज की बिक्री के लिए कम कीमत वाले दुकानों को खोलती है। और इसके बाद में नेक्स्ट है सफल सहकारी समितियां हैं। तो कुछ जो सफल हो गई है सहकारी समितियां वो कौन है? तो दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही हैं। और आगे है गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल, बिहार में दूध तथा दूध उत्पादकों में पटना डेयरी जो सुधा के नाम से जाना जाता है, इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। तो आपको याद रखना होगा कि बिहार में जो पटना है वहाँ पे जो डेयरी खुला है वो सफल सहकारी समिति है और उस डेयरी का नाम है सुधा, जो सुधा डेयरी के नाम से आप लोगों को पता होगा। और गुजरात में उसी को अमूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सभी क्या करती है? ये सभी के कारण ही बिहार श्वेत क्रांति आया है। इसके बाद में नेक्स्ट एक नोट है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में ADS के नाम से जानते हैं। अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो ये इसका नाम याद रखिएगा, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ठीक है,
ये किसके लिए बना है? तो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए, यानी कि अनाजों को ये भी स्टॉक में रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है सहायक, जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्सिडी भी कहते हैं। तो यह वो भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है, और सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो आपका वीडियो जो पार्ट 4 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा इसके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।